Hello everyone, welcome to my channel. In my last video हमने पढ़ा था कि जो एयर है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, सब जगह प्रेजेंट होती है, और जो हमारी अर्थ है वो एयर की थिन लेयर से सराउंडेड होती है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है. और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो एयर है वो कम होती जाती है. ठीक है. अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, यानी कि जो एयर है वो किसकी बनी हुई होती है. Until the 18th century तक people thought that air was just one substance. लोग सोचते थे कि जो एयर है वो सिर्फ एक सब्सटेंस है, मतलब किसी एक ही चीज़ की बनी हुई है. Experiments have proved that it is really not so. लेकिन एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया है कि ऐसा नहीं है, एयर सिर्फ एक ही सब्सटेंस की बनी हुई नहीं है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर जो है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसों से मिलके बनी हुई है. सो व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट. तो ये किस तरह का मिक्सचर है, कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर मिली हुई हैं. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर. तो इस मिक्सचर के कुछ मेजर कंपोनेंट्स उनके बारे में हम पता लगाते हैं वन बाय वन. ठीक है. तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है वाटर वेपर. वाटर वेपर यानी कि जो जो जल वाष्प जिसको बोलते हैं ना, जब वाटर जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होता है वाटर वेपर. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर होती है. वी ऑल्सो सॉ दैट when air comes in contact with a cool surface it condenses and drops of water appear on the cool surface. हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस भी देखा हुआ है लास्ट क्लासेस में. जैसे कि जब एयर किसी भी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो एक कंडेंस हो जाती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और उस कूल सरफेस के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाती हैं. ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. तो ये जो वाटर वेपर की प्रेजेंस है ये वाटर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब ये वाटर साइकिल क्या होती है. वाटर साइकिल का मतलब होता है कि जो वाटर है इसकी एक साइकिल चलती रहती है, यानी कि जो वाटर के सोर्सेज हैं जैसे सी हुआ, लेक हुआ, रिवर हुआ, इनसे क्या होता है जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. भाप में कन्वर्ट हो जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है, वही होता है वाटर वेपर. और जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की साइड जाती है एयर के साथ एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. कंडेंसेशन के कारण, और फिर वही हमको एज अ रेन वापस मिल जाती है. ठीक है. तो ये जो वाटर वेपर है और वाटर वेपर का बनना और फिर रेन का होना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. जो ये वाटर साइकिल है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि वाटर वेपर बनती है, ऊपर जाती है, फिर वो कंडेंसेशन होकर रेन हो जाती है. ठीक है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो वाटर वेपर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड है ऑक्सीजन. सेकंड मेजर कंपोनेंट जो है एयर का वो है ऑक्सीजन. तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी हुई है वो हम देख लेते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, जो कि तुम्हें अपने टीचर की प्रेजेंस में करना है. फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल. 2 कैंडल लेनी है सेम लेंथ की और उनको एक टेबल पे फिक्स कर देना जिस तरह से डायग्राम में बताया हुआ है. ठीक है. लाइट बोथ द कैंडल्स. अब इन दोनों कैंडल्स को जला देना है. कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. एक कैंडल जो जलाई है हमने, दोनों कैंडल्स को जलाना है और उनमें से जो एक कैंडल है उसके ऊपर कोई भी ग्लास, जो कांच का कोई भी चीज़, ग्लास टम्बलर या फिर कांच की बॉटल या फिर कांच का ग्लास कोई भी उसके ऊपर इन्वर्टेड रख देना, उल्टा करके रख देना, यानी कि उसको कवर कर देना है. नाउ ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली. अब दोनों कैंडल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. क्या दोनों जो कैंडल हैं वो कंटिन्यूसली बर्न हो रही है या फिर बुझ जा रही है. ठीक है. ये हमको ऑब्जर्व करना है. तो हम क्या देखेंगे कि जो एक कैंडल है जो कि ओपन में रखी हुई है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का ये कंटिन्यू बर्न होती है, लेकिन जो ये कैंडल है इसके ऊपर हमने ग्लास टम्बलर से कवर किया हुआ है, ये कैंडल थोड़ी देर में बुझ जाती है. तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न दिया हुआ है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम. यानी कि जो कैंडल ग्लास टम्बलर से हमने जिसको कवर किया हुआ था वो थोड़े समय के बाद एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है, यानी कि बुझ जाती है. वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग. जबकि जो दूसरी कैंडल है जो ओपन में रखी हुई है वो कंटिन्यूसली बर्न होती रहती है.
व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि जो ओपन वाली कैंडल है वो जलती रहती है, जबकि जो ग्लास टम्बलर से कवर है वो बुझ जाती है? इसका रीज़न है, ये नीचे दिया हुआ पूरा, इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कॉम्पोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। क्या होता है कि जो ग्लास टम्बलर को हमने उसके ऊपर कवर किया, उस ग्लास टम्बलर के अंदर भी कुछ एयर थी, उस एयर में एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सपोर्ट द कॉम्पोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। उस एयर के अंदर जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स। तो जो बर्निंग कैंडल है उसने उसके अंदर जो बर्निंग कंपोनेंट, जो बर्निंग को सपोर्ट करने वाला कंपोनेंट है उसको उसने यूज़ कर लिया। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, जबकि जो दूसरी कैंडल है वो तो ओपन में रखी हुई है, उसको तो एयर की कंटिन्यू सप्लाई मिल रही है। तो जो बर्निंग कंपोनेंट है, जो बर्निंग को सपोर्ट करने वाला कंपोनेंट है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो उसको कंटिन्यूसली मिल रही है, लेकिन जिसको हमने ग्लास टम्बलर से कवर किया था उसमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल थी, तो वो उसने यूज कर ली और उसके बाद वो बुझ गई। However, the other candle is getting continuous supply of air. Yes, this component of air which support burning is called as oxygen. तो ये जो एयर का कंपोनेंट है जो कि बर्निंग को सपोर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, इसी की वजह से एक कैंडल जिसको एयर की सप्लाई मिल रही है वो कंटिन्यू जलती रहती है, जबकि एक जिसको ग्लास टम्बलर से कवर किया हुआ है उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वो थोड़े समय के बाद बुझ जाती है। थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। In activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? कि एक्टिविटी 3 में हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कैंडल है जब वो बुझ जाती है उसके बाद भी जो टम्बलर है उसके अंदर कुछ गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है उसके अंदर। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो तो इसने यूज़ कर ली, लेकिन उसके अलावा भी एयर में कुछ कंपोनेंट है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। तो ये जो एयर का पार्ट होता है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है लेकिन एयर में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, और ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये जो नाइट्रोजन है इसका जो परसेंटेज होता है वो एयर में 78% होता है। 78% नाइट्रोजन होती है, यानी कि एयर में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो नाइट्रोजन की ही होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो बचता है वो और अदर गैसेज होती हैं। तो हमने अब तक 3 कंपोनेंट्स पढ़ लिए एयर के, वाटर वेपर, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन। नाउ fourth component is carbon dioxide. In a closed room, if there is some material that is burning, अगर कोई भी एक बंद कमरा है और उसमें कोई मटेरियल है जो जल रहा है, you may have felt suffocation. तो हमें क्या फील होगा? सफोकेशन सा फील होगा ना। एक किसी बंद कमरे में अगर कोई चीज़ जला रहे हैं हम कंटिन्यूसली, तो हमें कुछ समय बाद सफोकेशन फील हो जाएगा, यानी कि हमारा दम घुटने लग जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बर्निंग सब्सटेंसेस में से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हमारा दम घुटता है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम, जो कि रूम में इकट्ठी हो गई है एज द बर्निंग कंटिन्यूज। यानी कि जो बर्निंग कंटिन्यू रहती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि रूम में एक्यूमुलेट हो जाती है, और इस कारण से ही हम सफोकेशन फील करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर का स्मॉल कॉम्पोनेंट है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट 1% क्वांटिटी में ही अवेलेबल रहती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल मैटर also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. इसी तरह से जब प्लांट्स और एनिमल्स के जो मैटर होते हैं, जो रिमेनिंग मैटर होते हैं, जैसे कि ड्राई लीव्स होती हैं या फिर क्रॉप्स होती हैं, जब फूड कलेक्शन के बाद जो क्रॉप्स बच जाती है, फिर एनिमल मैटर होता है,
ठीक है। तो प्लांट और एनिमल मैटर्स जो होते हैं उनको जब हम जलाते हैं तो वो भी बर्निंग पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नियॉन, इन गैसेस को वो रिलीज करता है। इट इज तो क्या होता है, ये जो गैसें हम ज़्यादा अमाउंट में जब हम बर्न करेंगे तो ये गैसें ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगी, उससे क्या होता है, सफोकेशन होता है, पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है। तो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स। तो ये सलाह दी जाती है, ये एडवाइस किया जाता है कि जो रिमेनिंग क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कोई राइस है, गेहूं है, इनका दानों को निकाल लिया और उसके बाद जो क्रॉप बचती है उसके बाद उसको जलाना नहीं चाहिए, या फिर जो ड्राई लीव्स होती है उनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जलाने में क्या ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, पॉल्यूट आवर सराउंडिंग, जिससे हमारी जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, वो उसमें पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, इसलिए इनको जलाना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट यानी कि धूल मिट्टी और स्मोक यानी कि धुआं। ठीक है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। तो फ्यूल क्या होता है, जैसे लकड़ी हुई या फिर पेट्रोल हुआ, ये सब जो फ्यूल्स हैं, तो इन फ्यूल्स को बर्न करने से स्मोक प्रोड्यूस होती है ना। लकड़ी को हम जलाते हैं, पेट्रोल जलता है तो उसमें फ्यूल स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल। और स्मोक में होता क्या है, स्मोक में कुछ गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। इसीलिए जब हम कई बार आपने देखा वो जो फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें ऊपर लंबी लंबी चिमनीज लगी हुई होती हैं, है ना। चिमनी से क्या तो उससे क्या होता है कि जो भी हार्मफुल गैसेस और या स्मोक जो भी प्रोड्यूस होता है इन फैक्ट्रीज में, वो इन चिमनीज के थ्रू ऊपर एयर में चला जाता है। वो काफ़ी ऊपर होती है और काफ़ी लंबी होती है, जिससे क्या होता है, जो धुआं है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे ना आए और हमें सफोकेटेड फील ना हो। ठीक है। इसलिए ये जो चिमनीज हैं वो लॉन्ग होती हैं। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज। तो ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल स्मोक और गैसेस होती हैं उनको ऊपर ले जाता है, जिससे ये हमारे पास नहीं आ पाती है नीचे। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। लेकिन क्या होता है, ऊपर जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ऊपर तो बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो उड़ती रहती हैं, तो ये लिए बहुत हार्मफुल रहता है ये। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। ऐसी जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल या होम। आपके स्कूल या होम में कोई भी एक सनी रूम, सनी मतलब जिसमें कि धूप आ रही हो, वो ऐसा रूम कोई चूज करिए। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टन पुल्ड आउट टू मेक द रूम डार्क। ठीक है। और इस रूम को डार्क करने के लिए, यानी कि इसमें अंधेरा करने के लिए, इसमें जितने भी डोर और विंडोज पे कर्टन है उन सबको बंद कर दीजिए, जिससे कि ये रूम डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए रूम में। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। अब क्या करना है, कोई सा भी डोर या विंडो जो कि सन को फेस कर रहा है, जहाँ से कि धूप आ रही है, उसको थोड़ा सा हल्का सा खोलना है, जिससे कि थोड़ी सी एक सन लाइट या थोड़ी सी लाइट की बीम अंदर आ सके। जस्ट अ लिटिल इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। जैसे इसमें डायग्राम में बता रखा है, जैसे एक छोटा सा होल किया हुआ है, उसमें से जो सनलाइट है वो अंदर आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा खोलना है विंडो या डोर्स को, जिससे कि एक दरार की तरह जो है सनलाइट अंदर आ सके। ठीक है। फिर उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें हमें क्या दिख रहा है। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। अब इसको ऑब्जर्व करना है सनलाइट को। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। भी जो सनलाइट है, इसको जब हम देखेंगे ना, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो ऐसे घूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पार्टिकल इसमें मूव कर रहे हैं। तो वो जो पार्टिकल हमको दिखाई देते हैं वो ही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल। कैसे होते हैं, छोटे छोटे शाइनिंग पार्टिकल हमको उसमें दिखते हैं, मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, जो कि इस बीम में मूव कर रहे होते हैं। व्हाट आर दीज पार्टिकल। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स हैं ये। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम्स ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज। ऐसी विंटर्स में हम कई बार जब देखते हैं तो ट्रीज के बीच में से भी ऐसी सनलाइट की बीम एक निकलती है, इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डांस मैरिली अराउंड। उनमें से क्या एक जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हमको दिखते हैं, जो कि और डांस कर रहे होते हैं चारों तरफ, यानी कि मूव कर रहे होते हैं चारों तरफ। ठीक है। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है।
द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब ये जो डस्ट पार्टिकल हैं इनकी जो प्रेजेंस है वो भी वेरी करती है टाइम टू टाइम, यानी कि प्लेस टू प्लेस। यानी कि अगर आप समर में देखोगे तो समर में क्या होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, मिट्टी बहुत उड़ती है। तो समर में अगर हम देखेंगे ना एटमॉस्फेयर में, तो डस्ट पार्टिकल एयर में ज़्यादा होंगे। जबकि वही चीज़ अगर हम बारिश में देखेंगे, ठीक है, रेनी सीजन जो होता है उसमें जब हम देखेंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल थोड़े कम हमको मिलेंगे, क्योंकि जो बारिश होती है उसके कारण डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। ऐसे प्लेस टू प्लेस, यानी कि अगर हम गांव में जाएं कहीं, तो गांव में क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा होती है, ऐसे प्लेसेस जहाँ मिट्टी सैंड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हमको ज़्यादा दिखेंगे। जबकि जहाँ पे जैसे अर्बन सिटीज़ हो गई वहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल कम दिखेंगे। तो ये वेरी करते हैं टाइम से भी और प्लेस टू प्लेस भी। नाउ वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। अब हम जो एयर है उसको इनहेल करते हैं, हमारी नाक से इनहेल करते हैं ना, हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं उन्हीं से हम इस एयर को इनहेल करते हैं। फाइन हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। तो हमारी जो नोज है, हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, उनके अंदर फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स और कुछ म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये जो डस्ट पार्टिकल है उसको अंदर जाने से रोक सके। ठीक है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? क्या आपको कभी डांट पड़ी है जब कभी आपने मुंह से सांस ली है? तो हाँ, हम कभी मुंह से सांस लेते तो पेरेंट्स डांट देते हैं ना कि नहीं, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मुंह से सांस लेंगे ना तो ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमेशा नाक से ही ब्रीथ करनी चाहिए, जिससे कि जो हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है वो इनको डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से प्रिवेंट कर देता है। सो वी मे कंक्लूड देन, तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस। एयर में कुछ गैसेस होती हैं, अभी हमने देखा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ बहुत सी गैसें होती हैं हार्मफुल। वाटर वेपर होती है, एंड डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल ये सब एयर में प्रेजेंट होते हैं। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो गैसेज होती हैं वो अभी हमने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, एंड मैनी अदर गैसेज, और कुछ जैसे हीलियम, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेज भी होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, लेकिन ये हर जगह के हिसाब से कुछ कॉम्पोजिशन में डिफरेंस हो सकता है। जैसे अलग अलग जगह पे जो एयर है वो अलग अलग कॉम्पोजिशन उसका हो सकता है। जैसे किसी जगह नाइट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा, किसी जगह नाइट्रोजन थोड़ा सा कम, या फिर ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा या ऑक्सीजन थोड़ा सा कम। इस तरह से थोड़ा बहुत वेरिएशन हमको देखने को मिल जाता है। वी सी दैट एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने अभी देखा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो एयर का मेजर पार्ट बना रहे हैं, है ना। इनफैक्ट दीज टू गैसेज टुगेदर मेक्स अप 99% पार्ट ऑफ द एयर कौन बना रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन इतनी है, ये अबाउट 70% है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और जो ऑक्सीजन है वो 21% प्रेजेंट होती है। बाकी की जो बची हुई है 1% ये सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेज। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो मेजर कॉम्पोनेंट हैं जो कि 99% ऑफ द एयर बनाते हैं। द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। ठीक है, जो 1% है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ गैसेज हैं, नियॉन, हीलियम वगैरह, और वाटर वेपर है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं बूझो क्या बोल रहा है। बूझो इज आस्किंग यू वाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इन फिगर 11.8 इज वेयरिंग ए मास्क। बूझो ये जानना चाह रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है, जो सिग्नल पे पुलिस खड़ी हुई रहती है, हमेशा मास्क वेयर करके क्यों रहती है? ठीक है, तो जो ट्रैफिक पुलिस है ये हमेशा मास्क पहन के इसलिए रहते हैं क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे व्हीकल्स इधर से गुजरते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स उस एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, और अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे तो ये डस्ट पार्टिकल और स्मोक जो है वो उसके अंदर, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं, जो कि उसके लिए हार्मफुल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो, क्योंकि उसको तो बहुत टाइम के लिए वहाँ रहना पड़ता है, सुबह से लेके शाम तक वो लोग यही व्हीकल्स से सराउंडेड रहते हैं, तो बहुत सारा स्मोक और डस्ट पार्टिकल होने से पॉसिबल है कि कुछ अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल स्मोक उनके अंदर चला जाए, तो उससे बचने के लिए वो लोग मास्क पहन के रखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इफ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हेजी। पहेली ये जानना चाहती है कि जो विंडो के ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, ग्लास विंडो जो होती है, अगर उनको रेगुलरली वाइप नहीं किया जाए यानी कि पोंछा नहीं जाए, क्लीन नहीं किया जाए, तो वो हेजी दिखते हैं। हेजी यानी कि धुंधले दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो ग्लास विंडो है वो हेजी इसलिए दिखाई देते हैं, धुंधले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, और जब ये वाटर वेपर किसी भी कूल्ड सरफेस से, यानी कि अगर विंडो की जो ग्लास है उससे सरफेस से टकराएगी, वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही उस विंडो पे फिर चिपक जाते हैं उस पर, और वही अपीयर होते हैं, वही हमें दिखाई देते हैं। इसी के कारण जो विंडो है वो हेजी दिखाई देती है। और फिर अगर वाइप्ड ऑफ नहीं किया जाएगा तो क्योंकि वो गीला हो चुका है, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ चुकी हैं, तो उस पर फिर डस्ट पार्टिकल्स भी चिपक जाते हैं, तो इसके कारण से वो और भी ज़्यादा हेजी दिखाई देती है। ठीक है, तो मेन रीज़न इज़ कि विंडो जो है वो हेजी दिखाई देती है, उसका मेन रीज़न है वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिस कारण वो हेजी दिखाई देता है। Second, Bojo wants to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object. बोझो जानना चाहता है कि जब भी किसी का फायर का इंसिडेंट होता है, यानी कि कहीं आग लग जाती है किसी पे, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वुलन ब्लैंकेट को रैप कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वुलन ब्लैंकेट ही रैप क्यों किया जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि जो वुलन ब्लैंकेट है उसको बर्निंग ऑब्जेक्ट पे जब हम रैप करते हैं, तो जो एयर की सप्लाई होती है, बर्न किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बर्न होगा, और जैसे ही हमने वुलन ब्लैंकेट को उसके ऊपर रैप किया तो जो एयर की सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको एयर नहीं मिल पाती, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और तुरंत ही जो आग है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो वुलन ब्लैंकेट है वो डाला जाता है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। ओके, थैंक यू।